रूपनगर के शांत वादियों में आज धुंध छाई हुई थी। यहाँ के लोग अपनी कला के लिए जाने जाते थे, लेकिन लोहार श्याम की बात ही कुछ अलग थी। श्याम एक ऐसा हुनरमंद था जो निर्जीव धातु में भी जान फूंकने की काबिलियत रखता था। बस एक आखिरी चोट और देखो नन्हे, कैसे ये साधारण लोहा एक योद्धा की ढाल बन गया। बापू, आप इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमारे पास पड़ोस वाले विक्रम चाचा जैसा बड़ा और आलीशान घर क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा, मैं चीजें सिर्फ बेचने के लिए नहीं, बल्कि जान बचाने के लिए बनाता हूँ। आलीशान इमारतें ईंटों से बनती हैं, पर इंसान का नाम उसके नेक काम से बनता है। घर के अंदर ममता चूल्हे पर अंतिम मुट्ठी चावल चढ़ा रही थी। गरीबी की मार अब उनकी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। श्याम, बाजार जाने का वक्त हो गया है। अगर आज भी कुछ नहीं बिका तो कल घर में चूल्हा नहीं जलेगा। नन्हे की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही। तुम फिक्र मत करो ममता, इस बार मैंने एक सफेद धातु का कवच तैयार किया है। इसकी मजबूती और चमक किसी का भी दिल जीत लेगी। ईश्वर हमारा साथ जरूर देगा। आप ये लोहारी का काम छोड़कर कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते? इस काम में आप इतनी मेहनत करते हैं, पर बदले में हमें मिलता ही क्या है? मेहनत कभी जाया नहीं जाती ममता। मुझे यकीन है, एक ना एक दिन मुझे मेरी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। यह कहकर श्याम अपना सामान लेकर बाजार के मुख्य चौक पर पहुंचता है। वहां भारी भीड़ थी, पर ज्यादातर लोग दिखावटी चीजों की ओर भाग रहे थे। तभी उसका प्रतिद्वंद्वी विक्रम वहां आता है। अरे ओ भाई श्याम, फिर आ गई अपनी वही पुरानी सोच लेकर। देखो मेरे ये चमकते हुए कवच। लोग चमक देखते हैं श्याम, मजबूती नहीं। तुम ऐसे ही भूखे मर जाओगे। चमक आंखों को सुख दे सकती है विक्रम, पर जंग के मैदान में सिर्फ सच्चाई और मजबूती ही साथ देती है। मैं अपनी नीयत का सौदा नहीं कर सकता। दोपहर बीत चुकी थी, धूप तेज थी और श्याम के पास अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया था। प्यास और थकान से उसका गला सूख रहा था। क्या विक्रम सही कह रहा है? क्या मुझे भी सिर्फ दिखावे के लिए चीजें बनानी चाहिए? नहीं, मेरे दादाजी ने सिखाया था कि एक लोहार का सबसे बड़ा धर्म उसकी ईमानदारी है। तभी घोड़ों पर सवार होकर पड़ोसी राज्य का सेनापति आदित्य वहां आते हैं। सुना है इस बाजार में एक ऐसा कारीगर है जिसके बनाए कवच को कोई तीर नहीं भेज सकता। कौन है वो? सामने आओ। हुजूर, मैं हूँ विक्रम। ये देखिए मेरे सबसे बेहतरीन और सुनहरे कवच। बड़े बड़े योद्धा और राजा इन्हें ही पहनते हैं। बेकार, ये तो खिलौने जैसा है। मुझे दिखावा नहीं, असली सुरक्षा चाहिए। क्या यहाँ कोई और सच्चा कारीगर है? हुजूर, मैं यहाँ हूँ। ये मेरा बनाया हुआ सफेद कवच है। इसकी चमक शायद कम हो, पर यह टूटेगा कभी नहीं। इसकी बनावट सादी है, पर जोड़ बहुत मजबूत है। ये लो 50 चांदी की मोहरें। मुझे ऐसे 10 कवच और चाहिए। 50 मोहरें? हुजूर, ये तो मेरी उम्मीद से बहुत ज्यादा है। ये तुम्हारी कला और ईमानदारी का सम्मान है श्याम। 2 दिन बाद मैं खुद इन्हें लेने आऊंगा। याद रहे, सरहद पर कभी भी जंग छिड़ सकती है। श्याम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह भागकर घर गया। रास्ते में उसने नन्हे के लिए मिठाइयाँ और ममता के लिए एक सुंदर ओढ़नी खरीदी। श्याम, तुम तो कमाल कराए। आज घर में पकवान बनेंगे। सचमुच भगवान ने हमारी पुकार सुन ली। ये सब सेनापति की उदारता है ममता। अब मुझे दिन रात एक करके उन 10 कवचों को पूरा करना होगा। वक्त बहुत कम और काम ज्यादा है। दूसरी ओर विक्रम के मन में ईर्ष्या की आग लग चुकी थी। वह श्याम की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने कालिया नाम के एक शातिर चोर को बुलाया। कालिया, अगर श्याम ने वो कवच सेनापति को दे दिए तो बाजार में मेरा नाम डूब जाएगा। तुम्हें वो कवच चुराने होंगे और उसे ऐसा सबक सिखाना होगा कि वो फिर कभी औजार ना उठा सके। काम हो जाएगा मालिक, बस मेरा हिस्सा तैयार रखना। रात के अंधेरे में परछाई भी मेरा पीछा नहीं कर पाएगी। अगली सुबह कालिया एक लाचार मुसाफिर का भेष बदलकर श्याम के घर पहुंचता है। उसने अपने पैर में एक नकली पट्टी बांध रखी थी। ओ भाई, जरा मदद करना। मैं रास्ता भटक गया हूँ और बहुत प्यासा हूँ।
क्या मुझे थोड़ी देर यहाँ आराम मिल पाएगा? जरूर भाई, अंदर आ जाओ। ममता, जरा मेहमान के लिए शीतल जल लाओ। आप यहाँ बेझिझक विश्राम कीजिए। आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, मैं आपके लिए थोड़ा भोजन भी तैयार कर देती हूँ। कितने मूर्ख और सीधे लोग हैं ये। मुझ पर दया दिखाकर अपना ही नुकसान कर रहे हैं। बस रात होने का इंतजार है। आधी रात का समय था। जब पूरा परिवार गहरी नींद में था, कालिया दबे पांव कार्यशाला में घुसा। उसने देखा कि वहां 10 कवच रखे हुए थे। मिल गए। अब ये सेनापति के पास नहीं, सीधे विक्रम के गोदाम में जाएंगे। कालिया ने सारे कवच एक बड़ी बोरी में भरे। तभी उसे अचानक एक आहट सुनाई दी। कौन है वहां? कार्यशाला में कौन घुसा है? अरे, ये तो जाग गया। अब मुझे यहाँ से फौरन भागना होगा। कालिया ने पास पड़ा एक भारी औजार उठाया और श्याम के सिर पर दे मारा। श्याम बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा और कालिया कवच लेकर वहां से भाग गया। श्याम, श्याम, आंखें खोलो, ये क्या हो गया? सब कुछ लुट गया। वो मुसाफिर तो धोखेबाज चोर निकला। अगली सुबह हुई। श्याम के सिर पर पट्टी बंधी थी। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू थे। उसकी सारी मेहनत और उम्मीदें मिट्टी में मिल चुकी थी। बापू, आप रो मत, हम फिर से मेहनत करेंगे। मैं भी आपकी मदद करूंगा। बेटा, सेनापति आज ही आने वाले हैं। एक दिन में 10 कवच बनाना नामुमकिन है। मेरी इज्जत और मेरा वचन दोनों दांव पर लगे हैं। श्याम हार मानकर बैठा था। तभी उसे अपने दादाजी की एक पुरानी बात याद आई। जब कला संकट में हो तो अपने हृदय की समस्त शक्ति से निर्माण करो। नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा। ममता, भट्टी की आग जलाओ। नन्हे, तुम कोयला लाओ। मैं आखिरी सांस तक कोशिश करूंगा। श्याम ने वो कर दिखाया जो कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। उसने बिना सोए बिना खाए खुद को भट्टी की तपन में झोंक दिया। उसने एक महाकवच बनाने का संकल्प लिया। श्याम, तुम्हारी तबीयत बिगड़ रही है, अब रुक जाओ, शरीर जवाब दे देगा। नहीं ममता, आज मेरी कला और मेरे स्वाभिमान की परीक्षा है। ये कवच साधारण नहीं होगा। इसमें एक लोहार का लहू और सच्चाई होगी। दूसरी तरफ कालिया ने वो चुराए हुए 10 कवच विक्रम को सौंप दिए। विक्रम ने खुशी खुशी उन्हें अपने गुप्त गोदाम में छिपा दिया। अब देखते हैं कि श्याम सेनापति को क्या जवाब देता है। आज वो पूरे गांव के सामने बेइज्जत होगा। मालिक, पर वो कवच सच में बहुत मजबूत थे। कहीं सेनापति को शक न हो जाए। अरे मूर्ख, मैंने उन पर अपनी मुहर लगा दी है। मैं सेनापति से कहूंगा कि श्याम ने मेरी नकल करने की कोशिश की थी। दोपहर का समय हुआ। सेनापति आदित्य अपने सैनिक के साथ श्याम के घर पहुंचे। श्याम, मेरे 10 कवच कहाँ हैं? कल सुबह हमें सरहद के लिए निकलना है। हुजूर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आपके 10 कवच रात को चोरी हो गए। क्या तुमने मेरा कीमती वक्त बर्बाद किया? जंग के समय ऐसी लापरवाही गद्दारी से कम नहीं है। हुजूर, जरा ठहरिए। श्याम सफेद झूठ बोल रहा है। दरअसल इसने मेरे कवच चुराने की कोशिश की थी। असली कवच मेरे पास सुरक्षित हैं। क्या कह रहे हो? साफ साफ बताओ। ये देखिए हुजूर, वही 10 कवच जिन पर मेरा निशान लगा है। श्याम ने आपको ठगने के लिए मेरी कला को अपना बताया था। ये तो मेरे ही बनाए कवच हैं। विक्रम, तुम इतने गिर जाओगे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये कवच तुम्हारे ही हैं? हुजूर, मेरे पास कोई कागजी सबूत तो नहीं, पर मैंने रात भर में आपके लिए एक विशेष महाकवच तैयार किया है। आप स्वयं इसकी परीक्षा ले लीजिए। एक रात में बना कवच? हुजूर, ये तो हाथ लगाते ही टूट जाएगा। ये लोहार नहीं, जालसाज है। ठीक है, न्याय परीक्षा से होगा। विक्रम, तुम वो कवच पहनो जिसे तुम अपना बता रहे हो, और श्याम, तुम अपना ये महाकवच पहनो। हुजूर, मैं भला क्यों पहनूं? मैं तो बस एक व्यापारी हूँ। अगर तुम्हें अपनी कला पर पूरा भरोसा है तो डर कैसा? इसे अभी पहनो। विक्रम और श्याम दोनों कवच पहनकर मैदान में खड़े हुए। सेनापति ने अपने सबसे शक्तिशाली योद्धा को रणभूमि में बुलाया। योद्धा, अपनी पूरी ताकत से पहले विक्रम के पहने हुए कवच पर वार करो।
जैसे ही योद्धा ने अपनी भारी तलवार से विक्रम के कवच पर वार किया, कवच कांच की तरह चकनाचूर हो गया। विक्रम तड़पकर जमीन पर गिर पड़ा। ये कैसे हुआ? ये तो लोहे का ही था। क्योंकि विक्रम, तुमने उन कवचों पर अपना नाम लिखने के लिए उनकी बनावट में छेड़छाड़ की थी। तुमने उनकी मजबूती ही खत्म कर दी। अब योद्धा, शाम के महाकवच पर प्रहार करो। योद्धा ने अपनी विशाल गदा से श्याम के कवच पर प्रचंड प्रहार किया। एक भयानक गूंज हुई, पर श्याम अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। हुजूर, ये कवच नहीं, ये तो अभेद्य चट्टान है। प्रहार करते ही मेरी गदा की चोट मुझ पर ही वापस आ गई। अद्भुत। शाम, तुम्हारी सच्चाई इस धातु में साफ दिख रही है। विक्रम, तुमने ना सिर्फ चोरी की बल्कि हमारी सेना के साथ विश्वासघात किया है। मुझे क्षमा कर दीजिए हुजूर, लालच ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। कालिया और मैंने मिलकर ही ये सारा नाटक रचा था। सैनिकों, विक्रम और कालिया को फौरन काल कोठरी में डाल दो। और शाम, आज से तुम हमारे साम्राज्य के राजकीय लोहार नियुक्त किए जाते हो। श्याम खुश होकर अपने घर पहुंचता है और सारी बातें ममता को बताता है। श्याम, तुम्हारी निष्ठा और मेहनत रंग लाई। आज हमारे दुखों का अंत हुआ। ये सब तुम्हारी प्रेरणा और नन्हे के भरोसे का ही परिणाम है ममता। सच्ची कला कभी पराजित नहीं होती। बापू, अब मैं भी आपकी तरह एक सच्चा और ईमानदार कलाकार बनूंगा। अब रूपनगर में श्याम का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाने लगा। उसकी कहानी उन सभी के लिए एक मिसाल बन गई जो मुश्किल समय में अपनी नैतिकता खो देते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। राधे राधे।